हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। आज की इस वीडियो में हम पोल्ट्री की एक बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। ये एक वायरल बीमारी है जिसे आईबी भी कहा जाता है। तो इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है फार्मर्स के पास नहीं है, इंटरनेट पर भी इधर उधर इंफॉर्मेशन बिखरी रहती है बीमारियों के बारे में, तो कोशिश मैंने ये की है कि इस एक वीडियो में जर्नल नॉलेज जो है आईबी से रिलेटेड, आईबी वायरल बीमारी जो पोल्ट्रियों की है उससे रिलेटेड, मैं आपको कुछ यहाँ पर बता पाऊँ। इसका एडवांस वर्जन, ये डिटेल जो इसके टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसके बाद एक या दो वीडियो और भी हैं जिन्हें मैंने ऐप के ऊपर अपलोड किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और उसे वहां पर देख सकते हैं। एक और कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ पोल्ट्री पैथोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें जो फोटो वगैरह आप मुझे देखते हैं उन्हें मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि इसमें क्या देखा जा रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। वो भी आयमन पायरोफॉस की दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट बताया जाता है। तो वो पोल्ट्री पैथोलॉजी का कोर्स बहुत जल्दी अवेलेबल होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आयमन पायरोफॉस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं और फार्मर्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन प्रोडक्ट्स के मिल रहे हैं। तो आप ऐसे ही इस्तेमाल करते रहिए, और जो फार्मर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझसे एडवाइस लेते रहते हैं, उन्हें भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगा। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। और जो भी आपको पोल्ट्री से रिलेटेड एडवाइस चाहिए हो, कुछ भी, सिर्फ बीमारियां नहीं, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई चूजा डालना है कि नहीं डालना है, या फीड से रिलेटेड, फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस एक एक्यूट, एक्यूट मतलब अचानक से होने वाली, हाईली कॉन्टेजियस, बहुत तेजी से फैलने वाली और चिकन को अफेक्ट करने वाली एक बीमारी है, मुर्गियों को अफेक्ट करने वाली एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आईबी एक वायरल बीमारी है जो कोरोना वायरस की वजह से होती है। ये वायरस मुर्गियों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन टर्कीज, फीजेंट, पी फाउल, गिनी फाउल जैसे दूसरे परिंदों को भी ये नुकसान कभी कभार पहुंचाता है। इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये जो परिंदे हैं अक्सर जू में, या मतलब लोग घरों में, बाग वगैरह में रखते हैं, तो इनमें भी ये वायरस, यही बीमारी होती है। ये हर एज की मुर्गी को हो सकती है। देखिए, ये बातें जो है ना, ये पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट करते चलिए। अगर उनमें पहले से इम्यूनिटी नहीं है तो हर एज की मुर्गी इस बीमारी से ग्रसित हो सकती है। सबसे पहले इस बीमारी का जो पता चला वो 1930 में पता चला, अमेरिका के अंदर ये बीमारी देखी गई। 1940 आते आते ये एक एग प्रोडक्शन डाउन करने वाली बीमारी बन गई, और जो मुर्गियां अंडा देती थी उनमें प्रोडक्शन को ये डाउन करने लगी, इसकी दिक्कत दिखने लगी। क्योंकि ये वायरस काफी नाजुक होता है, क्योंकि आम डिसइंफेक्टेंट से ये मर जाता है, इसे खत्म किया जा सकता है गर्मी या यूवी लाइट वगैरह से। इस वजह से इसका कंट्रोल उस टाइम काफी आसान था, मतलब क्योंकि इतने ज्यादा स्ट्रेंस नहीं थे। लेकिन ये बात आप अब भी समझ लें, सिर्फ उस दौर को लेके नहीं, लेकिन आज भी, कि ये वायरस, जैसे मैंने पिछले आपको बताया आईबीएच की वीडियो, एडिनो वायरस की वीडियो मैंने अपलोड की थी, डिटेल में उसके बारे में बताया था। तो एडिनो वायरस बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट वायरस है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। आईबीडी का वायरस बहुत रेजिस्टेंट है, लेकिन ये वायरस काफी नाजुक है। आपने देखा भी होगा, क्योंकि कोरोना वायरस है ये, तो कोविड के टाइम में सैनिटाइजर वगैरह से हाथ धोने के लिए, हाथ पोंछने के लिए कहते थे, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि कोरोना का वायरस बहुत आ, नाजुक होता है, वो उससे मर जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इस बीमारी में, वो ये आती है कि इसके अलग अलग बहुत सारे स्ट्रेन्स या सीरोटाइप्स मिलते हैं, और इसमें म्यूटेशन बहुत आसानी से हो जाती है। म्यूटेशन का मतलब है ये अपना रूप बदलता रहता है। इसकी वजह से इसका डायग्नोस करना बीमारी का, और इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब एक फार्मर के लिए, एक फार्मर के
नुक्ते नज़र से, उसकी नज़र से हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बीमारी फैलती कैसे है। ठीक है, तो आईबी का जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैलता है। फिर मैं वही कहूंगा कि कोरोना में आपसे कहा गया ना 2 गज की दूरी है जरूरी, और एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए, और वो सब क्यों था? क्योंकि ये वायरस तेजी से हवा के जरिए से बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, तो हवा के जरिए से अगर कोई बीमारी फैल रही है तो आप सोच सकते हैं कि वो कहाँ तक जा सकती है और कितनी तेजी से फैलती है। यही वजह होती है जब क्राउडिंग वगैरह ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो ये वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है, क्योंकि ये हवा में आ जाता है। जब मुर्गी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वो छींकती है, खांसती है, सांस लेती है, उससे वो वायरस हवा में चला जाता है और एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में बहुत तेजी से ये चला जाता है। क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, जब मुर्गी छींकती है तो छोटी छोटी पानी पानी की सूक्ष्म बूंदे, उसकी थूक की सूक्ष्म बूंदे, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। उसके अंदर ये वायरस काफी देर तक तैरता रहता है और दूसरे बर्ड्स को उससे प्रभावित करता रहता है। ठीक है, इसके अलावा हवा से तो ये बीमारी फैलती है, इसके अलावा ये मुर्गी की बीट से फैलती है और डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है। वायरस मुर्गी के सांस के रास्ते और उसकी जो बीट करने का मतलब बीट होती है उसमें बहुत ज्यादा निकलता है। मतलब जब मुर्गी बीमार हो गई तो वो अपनी सांस में तो इस वायरस को निकाल ही रही है, आईबी के वायरस को, लेकिन साथ साथ वो अपनी बीट में भी इस वायरस को निकालती है। अब आप बात समझिए कि सांस से तो ये फैल ही रहा है, लेकिन ये बीट में भी आ गया है वायरस। अब सांस वाली जो बीमारी है वो तो चलिए ठीक हो गई, हमने उसका इलाज किया और वो ठीक हो गई। अब जो बीट वाली बीमारी है, जो बीट में पड़ा हुआ है वायरस, वो तो निकलेगा नहीं। वो बीट सूख जाती है, आप उस पे चलते हैं, मुर्गी उस पे चलती है, तो उस बीट के कण हवा में उड़ते हैं, वो धूल बन के हवा में आ जाते हैं। अब आपका आसपास कोई फार्म भी है, ठीक है, आप एक फार्म में गए, वहां पे उस जूतों में या कपड़ों में वो लग गया, वो धूल से वो दूसरे फार्म में चला गया। ये कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही फार्म में दूसरा बैच डाल लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये बीमारी उसकी बीट के जरिए और डायरेक्ट कांटेक्ट से, कपड़ों वगैरह से, जूते वगैरह से भी और मुर्गियों में, स्वस्थ मुर्गियों में फैलती है। धूल एक बहुत अहम जरिया है, बहुत अहम इसका कैरियर है, फैक्टर है, जिससे ये वायरस उस पे चिपक के मुर्गियों को बीमार करता है और एक जगह से दूसरी जगह को बीमारी को पहुंचाने में ये हेल्प करता है। कई 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 सौ मीटर तक ये बीमारी इस तरीके से चली जाती है। लंबे टाइम तक ये वायरस गंदे प्रेमाइसिस में टिका रहता है। मतलब ये देखा गया है कि कम से कम 4 हफ्तों तक ये वायरस जीवित रह सकता है इस टाइप की बीट में, उनके पर्दों में, फीडर ड्रिंकर में, जूतों के अंदर। तो इस वजह से जो इसका वायरस का लंबा टाइम है, अगर इसके ऊपर हम डिसइंफेक्टेंट कर दें, चूना वगैरह डाल दें और जो चीजें करते हैं फार्म को साफ करने के लिए, तो ये वायरस आसानी से मर जाता है। लेकिन जो लोग लापरवाही करते हैं, साफ सफाई नहीं करते, तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है। शेडिंग टाइम इसका काफी लंबा है। कुछ मुर्गियां जो होती हैं वो महीनों तक ठीक हो जाती हैं, वायरस से ठीक हो गई, कोई बीमारी नहीं, कोई लक्षण नहीं बचा, बीमार हुई थी थोड़े टाइम के लिए लेकिन ठीक हो गई। लेकिन क्या करती हैं, वो अपनी फीसिस में इसे शेड करती रहती हैं, जो दूसरी मुर्गियों के लिए खतरा बना रहता है। तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइए, आपको काफी इससे वो मिलेगी, हेल्प मिलेगी जब आप इस बीमारी से लड़ेंगे। और इस बात को हमेशा याद रखिए कि आईबी का वायरस बहुत 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 कॉमन है। जब भी खरखराहट होती है ना, तो पहला शक आईबी के ऊपर ही जाता है। जब भी मुंह खोल के सांस लेगा, खरखराहट होगी, छींकेगा बर्ड, तो मेरा शक पहला, सबसे पहला इस पे ही जाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से फैल जाता है, इसे कोई बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि एग और हैचरी, अंडे के अंदर से वायरस ये नहीं फैलता है, मतलब ब्रीडर से चूजे के अंदर नहीं आता। लेकिन ये हो सकता है कि मुर्गी की बीट, अगर ब्रीडर, जब वो ब्रीडर मुर्गी अंडा दे रही है ना, तो अंडे की शेल पे अगर ये लगा रह जाता है, उसकी कवच पे बीट लगी रह जाती है जिसमें आईबी का वायरस हो, तो वहां से ये चूजे के अंदर आ सकता है। बाकी जो फार्म में कीड़े मकोड़े मकोड़े होते हैं, जैसे डार्क बीटल्स हैं, मकड़ियां वगैरह हैं, वो भी कई बार इस वायरस को
मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म में या एक बैच से दूसरे बैच में ट्रांसफर करने के लिए मतलब जिम्मेदार हैं। तो ये जो डार्कलिंग बीटल्स हैं ना, इनका बहुत आपको सोचना चाहिए। ये फार्म के अंदर हो जाते हैं ना, और इनकी कोई ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। जब बैच निकलता है तो उन्हें साफ करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए आपको कुछ कवायद करनी चाहिए। ट्रेड जो होता है, मान लीजिए आप ब्रॉयलर आपने पाला हुआ है, एक दिन आया कोई और आपके कुछ मुर्गे ले गया, आपने सोचा कि यार थोड़े से मुर्गे जो है वो मैं तंदूरी बेच देता हूँ, बाकी 2 किलो का कर लूंगा। वो ऐसे ही जो तंदूरी उठाते हैं वो तंदूरी ही उठाते हैं। तो अगर किसी फार्म से आ रहे हैं, वहां पे बीमारी थी, तो वो भी इस चीज को लेकर आपके फार्म में आ सकते हैं। ठीक है, और ये बीमारी मतलब ट्रेड को भी बाधित करती है, कंटेमिनेटेड एग्स और मटेरियल वगैरह को, क्योंकि ये दूर दूर तक ले जाती है, तो इससे ट्रेड भी प्रभावित होता है। अच्छा, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, आईबीवी कहते हैं इसे, आईबी वायरस या इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस, इसके काफी सारे सीरोटाइप मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ एक ही रूप में नहीं है, कई रूपों में मिलता है। अब हमने एक रूप को पहचान लिया, उसके लिए वैक्सीन बना दी, वैक्सीन मुर्गियों में लगा दी, लेकिन मुर्गियों के ऊपर कोई दूसरे रूप वाला वायरस, दूसरी शक्ल वाला वायरस आपके फार्म में आ गया, आपकी मुर्गियों को बीमार कर दिया। आपको लगेगा कि ये तो यार मेरी तो वैक्सीन ने काम ही नहीं किया, वैक्सीन लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं। इसके बारे में एडवांस टॉपिक है ये, तो दूसरी वीडियो में इंडियन स्पेसिफिक आईबी स्ट्रेन्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो जो पोल्ट्री को अंदर से जानना चाहते हैं, इस चीज को समझना चाहते हैं, वो ऐप में चले जाएं और ऐप में ये वीडियो आप देख सकते हैं, वो कोर्स ज्वाइन करके। बहरहाल इंडिया में जो यहाँ के लिए मैं थोड़ा सा बस आपको समझा दूं, जो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स इंडिया में देखे जाते हैं, उनमें एक मैसाचुसेट्स है, एक 4/91 793/B है, और एक इंडियन नेफ्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स हैं, जिसमें कई सारी स्ट्रेन्स आती हैं। जो ये नेफ्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स हैं, ये बहुत ज्यादा घातक हैं, और इनमें मोर्टेलिटी बहुत देखने को मिलती है। अगर सिर्फ रेस्पिरेटरी बीमारी है ना आपको, मतलब आपकी बर्ड को, तो वो कुछ खरखराहट वरखराहट करके या थोड़ा बहुत मोर्टेलिटी के बाद वो हम संभाल लेते हैं, संभाली जा सकती है। हालांकि जो रेस्पोज है वो बहुत अच्छा इसमें काम करता है, रेस्पोज बहुत अच्छा उससे बनाया गया है। इसी चीज को देखते हुए जो गैस्पिंग होती है, खरखराहट होती है, वो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स देखने को इसमें मिलते हैं। लेकिन वहां पर भी अगर नेफ्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स आ जाती हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचा रही हैं इसी वायरस की, वो फिर इसमें मतलब काफी मोर्टेलिटी का कारण बनती है। एक और स्ट्रेन आती है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाती है, मतलब अंडा देने वाला जो सिस्टम होता है उसे नुकसान पहुंचाती है। तो 3 तरीके की स्ट्रेन्स ये होती हैं। इनके अलावा कुछ लोकल वेरिएंट्स भी होते इनके अलावा कुछ लोकल वेरिएंट्स भी होते हैं जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं और बर्ड्स को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो इंडिया में पाई जाने वाली स्पेसिफिक स्ट्रेन्स कौन सी हैं, वो क्या बीमारी फैलाती हैं, कैसे वैक्सीन करनी चाहिए, ये फिर दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आती है बात लक्षणों की। देखिए, हेल्थी कैसे है ये सबसे पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको वहीं काम करना है, इसके फैलाव को रोकना है। मैं कभी भी इस बात को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई मुझसे ट्रीटमेंट भी पूछता है तो मैं उसे 1 या 2 ही दवाइयां बताता हूँ जो बहुत जरूरी होती हैं, जिनसे उसकी मोर्टेलिटी रुक जाएगी, जिसका नुकसान रुक जाएगा। फार्मर ने कोई मुर्गियों का अस्पताल नहीं खोला हुआ है, ये नौ से अस्पताल नहीं खोलना है कि वो दवाइयां लेके और भर भर के अपनी पोल्ट्री को खिलाता रहे। हाँ, वो दवाइयां जरूर खिलाए जो उसकी ग्रोथ को बढ़ा रही हैं। मतलब सरदर्दी नहीं है फार्मर के यहाँ, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो विटामिन, मल्टीविटामिन, ग्रोथ प्रोमोटर, इम्यून बूस्टर दे रहा है, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से दे रहा है, तो उसका बर्ड में इफेक्ट भी दिखता है। लेकिन बर्ड मर रहा है, उस टाइम दवाई पे पैसा खर्च करना मजबूरी होती है फार्मर की, है ना। तो वहां पर कम से कम दवाइयाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। तो कम से कम दवाइयाँ, एक तो जो लिख रहा है दवाइयाँ दे रहा है, चाहे डीलर है, चाहे डॉक्टर है, या कोई और भी है, जो लोग पोल्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वो भी दवाइयाँ बताते हैं, उन्हें भी ये चाहिए कि अगर आपको ना पता हो कि क्या है प्रॉब्लम, तो अंधाधुंध कुछ भी ना बताएं किसी फार्मर को, क्योंकि वो परेशान रहता है और हर एक की मतलब एडवाइस को वो मानना चाहता है। मतलब वो सोचता है चलो यार यही करके देख लूं, वही करके देख लूं। अगर नहीं पता है तो किसी को मत बताओ, ठीक है। उसका आप और नुकसान कर दोगे, उसका
जो बर्ड मर रही है वो तो खर्चा उसका हो ही रहा है, वो तो नुकसान हो ही रहा है, दवाइयों के ऊपर वो और नुकसान कर देगा। मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है ना, मतलब कि फार्मर के पास 9 9 10 10 चीजें होती हैं, और जब वो कहता है कि सर ये वाली दवाइयां हैं, और मुझे तो डीलर ने या जहां से भी वो लेके आए ये दवाइयां दी हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं। उनमें से एक मेडिसिन भी काम की नहीं होती है, और उसे दूसरी मेडिसिन बतानी पड़ती है। फिर दुख इस बात का होता है कि यार जब ये फार्मर इतना खर्चा करके, शायद इतना तो पैसा भी इसे ना बचे, और इतनी सारी दवाइयां ले आया है उल्टी सीधी, तो अब मैं इसे और क्या बताऊं। तो मैं चाहे मतलब अपनी दवाई हो या ना हो, अगर ऐसी कंडीशन में आता है तो मैं उसे बिल्कुल कम से कम दवाई में कम से कम इतना जरूर कर लेते हैं हम कि यार उसकी यहाँ मोर्टेलिटी रुक जाए। बाद में तो फिर वो उसे संभाल ही लेता है, बाकी की चीजें ना। तो प्रिवेंशन पे आप ध्यान दीजिए, तो बीमारी आए ही ना। तो मैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं कम से कम दवाई को वो करता हूँ, लेकिन सप्लीमेंट्स वगैरह आप दें जिससे मुर्गी का एफसीआर अच्छा हो, बर्ड्स ग्रोथ अच्छा करे, लेकिन खुशी के साथ, है ना, दुख में या मजबूरी में नहीं इस्तेमाल करनी है ज्यादा दवाई। तो आईबी के लक्षण क्या होते हैं? मुर्गी की उम्र के हिसाब से, इम्यूनिटी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से ये लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। सबसे जो अहम प्रॉब्लम देखने को आती है लक्षणों में, वो होती है सांस लेने में दिक्कत या सांस की समस्या। ये वायरस क्योंकि हवा से फैलता है, तो सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। तो मुर्गियों को सांस लेने में तकलीफ होती है, बर्ड्स को खांसी आती है, छींकता है बर्ड, और रेल सांस लेने में एक क्रैकलिंग साउंड आती है, एक खरखराहट की आवाज आती है, और बार बार जो बर्ड है अपने मुंह को झटकता है और कुछ निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। कभी कभी नाक में से भी उसके बलगम सा आने लगता है। तो ये प्रॉब्लम दिखती है, जिसे आप कहते हैं कि खरखराहट आ गई। हमेशा आईबी का वायरस ही खरखराहट के लिए जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज में जो केसेस होते हैं उसमें आईबी का वायरस आता है। तो छोटे चिक्स में नाक और आंखों में से पानी निकल सकता है, लेकिन बड़ी मुर्गियों में ये चीज, नाक में से पानी निकलना, आंख में से पानी निकलना, ये थोड़ा कम होता है। लेकिन बड़े बर्ड्स में बर्ड क्या करता है, आंखें बंद कर लेगा, पंख फुला के एक कोने में बैठ जाता है, कभी कभी गर्दन भी झुका लेता है। छोटे चिक्स में अगर ये बीमारी हो जाती है तो पूरा का पूरा फ्लॉक इससे ग्रसित हो जाता है, मतलब पूरा फ्लॉक अफेक्ट होता है। मॉर्बिडिटी 100% तक हो जाती है। लक्षण 48 घंटे में दिखने लगते हैं इन्फेक्शन होने के बाद। छोटे चिक्स में कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, उदास खड़ा रहता है चिक्स, कोनों में चिपकता है, जाके जो दीवार लगी होती है उसके कोनों में होता है, पानी के आसपास होता है, प्यास लग रही होती है लेकिन पीता नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही पानी में अपनी चोंच डालता है तुरंत बलगम नजला उसकी नाक में आ जाता है। तो वो इस वजह से काफी अनोइंग रहता है, परेशान रहता है। हीट के पास जमा होता है बर्ड, ठीक है, हीट के पास जमा होने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो ब्रॉयलर में ये, मतलब दूसरे हफ्ते से ये प्रॉब्लम दिखने शुरू हो जाती है, और इससे पहले भी आ सकती है, ठीक है। एग प्रोडक्शन पर इसका क्या असर पड़ता है लेयर्स और ब्रीडर्स में? देखिए, लेयर में ये इस टाइप की बीमारी नहीं करता है जैसे ये ब्रॉयलर में करता है, कि मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उदास हो गई मुर्गी, या फिर दाना खाना इसने छोड़ दिया। लेयर के अंदर बीमारी, प्रभावी बीमारी बहुत ज्यादा बाहर से नहीं दिखती है, लेकिन एग प्रोडक्शन पर इसका कमाल का असर देखने को मिलता है, और एग प्रोडक्शन काफी इसमें कम हो जाता है। और ये जो असर होता है ना बीमारी होने के बाद, 6 से 8 हफ्ते या उससे ज्यादा तक चल सकता है। एग प्रोडक्शन कम होगा और निरंतर कम ही रहेगा वो। फार्मर को लगेगा फीड में कमी है, फार्मर को लगेगा कि यार प्रोटीन ठीक नहीं है, दवाइयां चलाने लगेगा, ओवरी स्टिमुलेंट चलाने लगेगा, लेकिन प्रोडक्शन ऊपर नहीं आता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर बीमारी गहन है, इंटेंसिफाइड हो गई है, तो सॉफ्ट शेल्ड एग्स आने लगते हैं, और ये मिस शेपन भी हो सकते हैं, उनका शेप भी बदल जाता है। और अंडे के का जो सफेद वाला हिस्सा होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है, वो पानी जैसा हो जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है।
ब्राउन अगर अगर मुर्गी अंडे दे रही है ब्राउन कलर के, तो उनका रंग फीका पड़ने लगता है। आपने कभी कभी देखा होगा अंडे के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ कैल्शियम के खुरदरे खुरदरे पार्ट नजर आते हैं, डिपॉजिट डिपॉजिट हो जाता है, अंडा चिकना नहीं रहता। तो वो भी आईबी के केस में अक्सर देखने को मिलता है। तो जो चिक्स होते हैं 2 हफ्ते या उससे छोटे, उन्हें अगर वैक्सीन नहीं हुआ है और वहां पर आईबी के वायरस ने उन लेयर चिक्स को अटैक कर दिया है, ठीक है, तो उनकी ओविडक्ट उसी टाइम डैमेज हो जाती है, और वो डैमेज कई बार परमानेंट होता है। इस वजह से मुर्गी मरती नहीं है उसमें, जो लेयर के चिक्स से मरेंगे नहीं, लेकिन जब एक टाइम आएगा अंडे देने पे आएंगे, तो क्योंकि उनकी ओविडक्ट पहले ही डैमेज हो चुकी है, तो वो अंडा नहीं देंगे। उन्हें फॉल्स लेयर्स या इंटरनल लेयर्स कहा जाता है। फॉल्स लेयर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसके बाद किडनी की समस्या आती है, जिसमें नेफ्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स दिखते हैं। किडनी को ये नेफ्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स टारगेट करते हैं, जिससे मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। 30% तक मोर्टेलिटी हो सकती है, 1000 में से 300 बर्ड तक आपके मर सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो नेफ्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन बहुत खतरनाक होती है। नेफ्रोविन आता है एक हमारा, ये हम चलवाते हैं। इसके मतलब देखिए, वायरस से नहीं लड़ रहा है प्रोडक्ट, लेकिन बर्ड को सपोर्ट कर रहा है, उसकी किडनी को सपोर्ट कर रहा है, जो नेफ्रोविन आता है। और एक साथ में गाउटस्टर आता है। गाउटस्टर और नेफ्रोविन दोनों आप इस्तेमाल जब करते हैं इस कंडीशन में, तो काफी हद तक इकोनॉमिक लॉसेस को रोक लेते हैं ये चीजें। लक्षण में नेफ्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन से जब इसका इन्फेक्शन होता है, तो ग्रोथ रुक जाती है, बर्ड उदास से हो जाते हैं, आंखें बंद करके मुंह लटका के खड़े रहते हैं, लूज ड्रॉपिंग दिखती है, किडनी खराब हो जाती है, तो गाउट की समस्या भी दिखती है अक्सर, है ना। और लिटर जो है वो गीला होने लगता है। इस वाली कंडीशन में किडनी फूल जाती हैं, उनका रंग हल्का हो जाता है, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल भी उसमें जमा हुए हुए दिखते हैं, और ये गाउट का रूप ले लेती है। फिर इंसान को लगता है कि ये गाउट है। वो गाउट का इलाज वो गाउट का इलाज भी करता है, लेकिन उससे कोई इतना असर नहीं दिखता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशंस ये आती हैं कि इकोलाई हो जाती है। अगर आईबी का इन्फेक्शन आया, मान लीजिए इम्यूनिटी डाउन है, पानी के अंदर सही नहीं है, फीड में एमबीएम वगैरह इस्तेमाल हुआ है। एक हाँ, इससे एक बात याद आई कि जब वायरल बीमारियां आती हैं ना, और जिन फीड में एमबीएम पड़ा होता है, ये देखा गया है, मेरा पर्सनल मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, और लोग भी कहते हैं जो जानकार हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये बताते हैं कि एमबीएम जब इस्तेमाल हो रहा हो फीड में और वायरल आ जाए, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही वो एमबीएम बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इम्यूनिटी वीक है, फीड में एमबीएम वगैरह है, तो दूसरे कॉम्प्लिकेशन इकोलाई माइकोप्लाज्मा भी आईबी के साथ आ जाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। और ये जब तीनों चीजें मिलती हैं ना, तब सीआरडी बनती है, और ये जब गहन हो जाती है तो आरडीसी बना लेती है, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स। इससे एयर सेकुलाइटिस होता है, पेरिकार्डाइटिस होता है, और पेरी हेपेटाइटिस देखने को मिलता है, जिसे जब किसान खोलता है बर्ड को और कहता है कि यार इसमें तो सीआरडी बन गई, अब मैं क्या करूं, दबा के मोर्टेलिटी होती है, और एक किसान के हाथ में फिर कुछ नहीं बचता है। इस पॉइंट पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके यहाँ ऐसी मोर्टेलिटी है, तो मैं जो डोज बना के देता हूँ दवाई की, और अगर आपके यहाँ एल्कायू, वायरोकॉन और रेस्पोज है, और वो इंजेक्शन की डोज अगर लगती है, तो 95% केसेस में 5% तो कुछ भी हो सकता है ना। और खासकर ईसी शेड्स में, ईसी शेड्स के बारे में कभी और बताऊंगा, आईबी और ईसी शेड्स का क्या लेना देना है। 95% आपके बर्ड की मोर्टेलिटी को रोक लिया जाएगा, इकोनॉमिक लॉसेस को रोक लिया जाएगा जो आपको नुकसान हो रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, सिर्फ मैं आपको बता दूं एक बात, आप व्हाट्सएप पर इमेज सेंड करके ये ना लिखा करें कि ट्रीटमेंट, मतलब लोग इतने, बस क्या कहूँ मैं उन्हें कि इमेज सेंड करेंगे और कहेंगे ट्रीटमेंट या विच डिजीज।
हम ये बताने के लिए नहीं बैठे और ना ही हम कोई अंतर्यामी है कि आपका पता लगा लेंगे कितना फ्लॉक है, कितनी एज है, कितना वेट है। सब कुछ जानना पड़ता है जब ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कायदे से आप मैनरफुली वो करें, कांटेक्ट करें, बताएं, और तब समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन 95% केस, और बल्कि और ज्यादा ही, 95 से भी ज्यादा करेक्ट हो जाते हैं, मोर्टेलिटी रुक जाती है। पोल्ट्री में किसी भी तरीके की मोर्टेलिटी को रोका जा सकता है। वही फिर मैं कहूंगा 2% 3% जहाँ पे बिल्कुल ही किस्मत ही नहीं है कि भाई नुकसान होना ही है, उन्हें तो मैं उनकी बात तो नहीं करता, लेकिन रोकी जा सकती है आपसी बातचीत से, नॉलेज से और दवाइयों से। खैर, एयर सैक मेम्ब्रेन ठीक हो जाते हैं इस बीमारी में। मतलब जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, म्यूकस प्लग बन जाता है सांस की नली में, रुकावट आती है, बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है, और फिर उसके बाद तो मोर्टेलिटी हो ही जाती है। कम इम्यूनिटी, खराब वेंटिलेशन, डस्ट और अमोनिया इस बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। डस्ट वाला और अमोनिया वाला एक वीडियो मैंने बनाया हुआ भी है, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो आपने देखा कि क्या ये बीमारी के लक्षण और ये सब कितना खतरनाक होता है। अच्छा, अब बात आती है रोकथाम की, कि रोकथाम इसकी कैसे करें। लेकिन आपके मतलब कि जो मेरा फार्मर हैं, ब्रॉयलर फार्मर वगैरह, वो इस बात का ध्यान रखें कि दो तरीके की वैक्सीन आती हैं। जब बचाव की बात होती है, देखिए जो पीछे बातें बताई कि कैसे फैलता है और क्या क्या लक्षण होते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बर्ड को बचाना है इससे। ठीक है, बायोसिक्योरिटी मेंटेन करनी है, इम्यूनिटी ठीक रखनी है, फीड अच्छी क्वालिटी का खिलाना है, क्राउडिंग बहुत नहीं करनी है, गीला नहीं होने देना है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो पहले ही उसका निवारण करें। लेकिन उसके बाद आती है वैक्सीन की। वैक्सीन को भी लगाया जाता है। तो छोटे चिक्स में वैक्सीन यूज होती है। ये तभी काम करती हैं जब वैक्सीन में वो सीरोटाइप हो जो आपके एरिया में आईबी कर रहे हैं। इंडिया में मास स्ट्रेन्स और 4/91 स्ट्रेन्स और कुछ लोकल स्ट्रेन्स के लिए वैक्सीन यूज होती है। मास स्ट्रेन्स जो H120 और MA5 स्ट्रेन जो है, उसके लिए ये यूज होती हैं। मतलब वही स्ट्रेन्स हैं ज्यादातर जो बीमारी करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई स्ट्रेन्स हैं। जैसे नेफ्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, या QX स्ट्रेन है, तो उन्हें भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ना तो वो वैक्सीन आप लोगों को मिलेंगी, और ना ही आप इस्तेमाल कर सकते। बहुत से लोग तो ये भी नहीं करते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो इन्हें पानी में मिला के स्प्रे के जरिए से इन वैक्सीन को दिया जाता है, या आई ड्रॉप डाली जाती है। आई ड्रॉप बहुत इफेक्टिव होती है लेकिन महंगा है। अगर आपके यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, आईबी की, CRD की आ रही है, तो अगर आई ड्रॉप डाल दें या मुंह में डाल दें तो वो बहुत कारगर ये वैक्सीन हो जाती है। शेड्यूल ये होता है कि एक दिन के चिक्स को पहली डोज दी जाती है, और फिर 2 हफ्ते बाद इसका बूस्टर लगाया जाता है। लेकिन ब्रॉयलर में बूस्टर की जरूरत नहीं है। लेयर और ब्रीडर अगर हैं तो वहां पर बूस्टर वगैरह दोबारा मतलब लगाए जाते हैं। अगर बीमारी आ गई है तो फिर उस टाइम वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। अब वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्शियल बात है। बाकी फैक्टर देखते हुए रिकमेंड कर किया जाता है कि आप दूसरी वैक्सीन करें या ना करें। पॉलीवैलेंट वैक्सीन कई बार जो आती है जिसमें दो दो स्ट्रेन होती हैं, उन्हें यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपको मास स्ट्रेन मिल रही है H120 या MA5, या इनमें से अगर ये दोनों मिले या इनमें से एक भी अगर मिल जाती है, तो वो आप इसमें अपनी बर्ड में कर सकते हैं। वैक्सीन के साथ साथ ND की वैक्सीन करना बहुत एक रिकमेंडेड चीज है और कॉमन भी है। और ये वैक्सीन कंबाइंड फॉर्म में भी आती है, समझे आप। तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि वैक्सीन का रिएक्शन देखना जरूरी है, क्योंकि अगर एयर सेक्युलाइटिस हो सकता है आ, इस वैक्सीन से, तो हम ये मानते हैं कि भाई बर्ड का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक था, है ना। और वो हो सकता है वो बीमारी का कारण आगे बन जाए। मतलब आईबी से तो बर्ड बच जाए, लेकिन इकोलाई वगैरह या माइकोप्लाज्मा आ जाए। तो इस वजह से जब वैक्सीन कर देते हैं तो उसके बाद मोर्टेलिटी होती है, तो उसका PM करके हम देखते हैं। ये दूसरी आती है किल्ड वैक्सीन। ये ज्यादातर लेयर में और ब्रीडर में इस्तेमाल होती हैं, और 14वें और 18वें हफ्ते पे इन्हें लगाया जाता है। ये लाइव वैक्सीन के बाद काम करती हैं,
और लंबी इम्यूनिटी देती हैं। अगर आपने आईबी की लाइव वैक्सीन मतलब शुरुआती हफ्ते में नहीं किया है, जैसा भी बताया अपने बर्ड को, तो 14वें हफ्ते पे आप किल्ड वैक्सीन आईबी की नहीं दे सकते, और देंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगी और कोई काम नहीं करेगी। लेकिन ये जो वैक्सीन है, मतलब जो किल्ड वैक्सीन की जाती है, ये सुपरफिशियल जो इन्फेक्शन होते हैं इन्हें नहीं रोक पाती है। बस इस वजह से लगाई जाती है कि अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाता है तो अंडों का प्रोडक्शन प्रभावित ना हो, और उस दौरान हम दोबारा से लाइव वैक्सीन कर दें और इम्यूनिटी या एंटीबॉडी टाइटर उसी रेंज में आ जाए जिसमें वो वायरस को के अगेंस्ट काम कर सके और वायरस को रोक सके। तो ये एक पर्पस इसका रहता है। बाकी एरिया में स्ट्रेन्स का पता लगाया जाता है, सीरो मॉनिटरिंग होती रहती है। अब इंडिया में तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, बस जो एकेडमिक पर्पस के लिए बच्चे पीएचडी वगैरह करते हैं तो वो ये स्ट्रेन्स वगैरह और ये सब देखते रहते हैं, मतलब लैब्स में ले जाके। लेकिन कोई कंपनी स्पेसिफिक इसके बारे में नहीं, मतलब अगर करती भी है कोई कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज करती होंगी जब हजारों करोड़ रुपए का काम है ये, तो लेकिन वो कोई डेटा शेयर नहीं करते हैं। फिर आती है बायोसिक्योरिटी और मैनेजमेंट की बात। फार्म में एंट्री को कंट्रोल करें, किसी एरे गैरे को इस तरीके से ना आने दें, इक्विपमेंट की सफाई रखें, और कंटेमिनेटेड लेटर का डिस्पोजल बहुत अच्छे से करें। हवा में डस्ट, अमोनिया या दूसरे गैसेस अगर हो रहे हैं तो उन्हें कम करें, वेंटिलेशन अच्छा रखें। टेम्परेचर अगर 15 से 25 डिग्री के बीच है तो बर्ड बहुत कंफर्टेबली रहता है, और ऐसे में ये वायरस कम मतलब प्रॉब्लम करता है। प्रेमाइसिस की साफ सफाई करें, और जब चूजा डालने वाले हों उससे पहले नॉन आयनिक डिटर्जेंट वगैरह से, या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेलिन है, विरकॉन है, या जो भी है, उससे अपने फार्म की अच्छे से सफाई करें। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट के लिए जब आईबी, देखिए वायरस का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, मतलब जो जाके वायरस को डायरेक्टली किल करे। लेकिन वायरस जो नुकसान पहुंचा रहा है बॉडी की सिस्टम को, मेटाबॉलिक सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, उसे रोकने के लिए हमने वायरोकॉन डिजाइन किया, जो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, लगभग 6-7 साल से इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये इसमें देता है, खासकर जब मोर्टेलिटी हो रही हो या बर्ड में इस टाइप की वायरल बीमारी आती है। एक वायरोकॉन होना चाहिए आपके पास, एक रेस्पोज होना चाहिए जो कि जो सांस की नली है, क्योंकि ये वायरस जो है ना ये सांस में जाता है, और सांस की नली में जाता है, इसी वजह से इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ब्रोंकाई में जाता है। तो वहां पर जाकर बलगम बनाता है, तो रेस्पोज क्या करता है, उस बलगम को ढीला करता है और तरल बना देता है, बिल्कुल पानी जैसा कर देता है, जिससे वो बलगम बह जाता है और ये खरखराहट की प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा, ट्रैकिया के साइज को बढ़ाता है, उसके संकुचन को कम करता है, उसके कॉन्ट्रेक्शन को कम करता है, और बर्ड को एक रिवाइटलाइज करता है, जो वो बार बार मुंह झटकता है ना अपना, उस चीज को कम करता है रेस्पोज। तो वायरोकॉन आपको बर्ड के इंटरनल इम्यून सिस्टम रेगुलेशन के लिए देना है, रेस्पोज देना है, बर्ड को एक तरीके से उसकी सांस की नली को दोबारा से खोलने के लिए, उसके बलगम को काटने के लिए, और साथ साथ सेकेंडरी इंफेक्शन को रोकने के लिए एल्कायू भी दिया जाता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नेक्साम्यू। तो ये 2-3 चीजें अगर आप देते हैं इसमें, तो आपको काफी ज्यादा इसमें सुधार देखने को मिलता है, और वो रुक सकती है मोर्टेलिटी, काफी हद तक इससे रुक जाती है, कम हो जाती है। तो नुकसानात को रोकता है ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। इसकी क्या डोज लगनी है, कैसे लगनी है, ये आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहली टिप तो ये है कि जो लोकल स्ट्रेन्स हैं आपकी, हालांकि वो आपको पता नहीं होंगी, वो पता चल भी नहीं सकती हैं, उनका थोड़ा सा अंदाजा लगा के रखें कि किस मौसम में ये बीमारी आपके यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। क्राउडिंग पे, जो फ्लॉक है ना उसकी क्राउडिंग पे बहुत ध्यान दें, कि अगर आपका फार्म वेंट मतलब वेल वेंटिलेटेड भी है, मान लीजिए ईसी फार्म भी है, बहुत अच्छा वेंटिलेशन में कर रखा है,
उसमें भी क्राउडिंग को ध्यान में रखें, क्योंकि जब बीमारी आती है ना, वैसे तो लोगों को पता है सेंसर वगैरह लगाए हुए हैं और वो अपने आप ऑटोमेटिक चल रहे हैं, वो कैलिब्रेटेड हैं या नहीं है, सेंसर का कैलिब्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, किस हाइट पे सेंसर लगे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता है, बस वो चल रहा है। जब तक चल रहा है, नई बीमारी आई, नई बीमारी आई, लेकिन जब आती है तो वो सारा अगला पिछला बराबर कर देती है, सारे जो बही खाते हैं वो उसे बराबर कर देती है। तो वेंटिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, खास करके आईबी की बीमारी में। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्लान बनाएं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ तो मैंने जनरल डिस्कस किया है, और ऐप के ऊपर वैक्सीनेशन और स्ट्रेन्स का एक अलग वीडियो है, वो देख सकते हैं। वैक्सीन का सही यूज करना बहुत जरूरी है, ये तीसरा पॉइंट है। अगर वैक्सीन यूज कर रहे हैं तो वो कहाँ स्टोर हुई, आपने उसे कैसे ला के रखा, किस तरीके से पानी में मिलाया या स्प्रे किया या उसकी आंख में डाला, ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। बायोसिक्योरिटी टाइट रखें, एनवायरनमेंट कंट्रोल रखें, वेंटिलेशन अच्छा बनाएं, चाहे ईसी फार्म है या नॉन ईसी फार्म है, दोनों में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। डस्ट को कम से कम रखें और टेम्परेचर फार्म का सही रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। फ्लॉक की सेहत देखते रहें, इम्यूनिटी को बढ़ाते रहें। थोड़ा बहुत बर्ड को टाइम टू टाइम रेस्पोज दे सकते हैं अगर आपको खरखराहट वगैरह की प्रॉब्लम दिखे तो। सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होने देना है बर्ड में। वो कब नहीं होगा, जब बर्ड की इम्यूनिटी ठीक रहेगी, फीड वगैरह आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे। और वैक्सीन की एक लिमिट होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लगा दी तो बीमारी नहीं आएगी, बीमारी फिर भी आ जाती है। तो इन सारे टिप्स के साथ आपसे विदा लेते हैं, और फिर वीडियो में किसी आपसे संपर्क करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पोल्ट्री पक्षियों में खांसने, छींकने और सांस लेते समय सुनाई देने वाली रेस्पिरेटरी साउंड से लगभग हर पोल्ट्री फार्मर परेशान रहता है। यह प्रॉब्लम आपके पोल्ट्री फार्म की शांति और उत्पादकता को प्रभावित करती है, और फार्मर इसी चिंता में दिन काटता रहता है कि न जाने कब यह साउंड घातक ई कोलाई या सीआरडी रूप धारण कर ले। इस साउंड की वजह होती है बर्ड के ट्रेकिया में उत्पन्न होने वाला अत्यधिक म्यूकस। स्वस्थ पक्षियों में यह म्यूकस हल्का चिपचिपा पानी जैसा होता है, जो बैक्टीरिया, वायरस और धूल आदि को ट्रेकिया पर चिपकने नहीं देता, जिससे इन्फेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब फार्म में किसी कारण से वेंटिलेशन बाधित होता है और अमोनिया बनने लगती है, या फिर हवा में वायरल लोड बढ़ता है, तो वायरस ट्रेकिया पर चिपकने लगते हैं। इससे ट्रेकिया की सेल अधिक मात्रा में म्यूकस बनाने लगती है और वह धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के कारण ट्रेकिया सिकुड़ने लगता है। इन दोनों बातों से फेफड़ों में हवा जाने का रास्ता बाधित होता है, जिसकी वजह से खरखराहट होती है और पक्षी गर्दन झटककर आगे की तरफ बढ़ाता है और सांस लेने की कोशिश करता है, और हवा म्यूकस के ऊपर से गुजरते हुए आवाज उत्पन्न करती है। कई सारी संक्रामक बीमारियां जैसे LPAI, ND, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और माइकोप्लाज्मोसिस खरखराहट की समस्या पैदा करती है। ये कंडीशन आपकी पोल्ट्री के स्वास्थ्य और आपके मुनाफे के लिए गंभीर खतरा बनी रहती है। ये बीमारियां उच्च मृत्यु दर, अंडे के उत्पादन में कमी, अधिक FCR और दवा की लागत में बढ़ोतरी का कारण बनती है। CRD के लक्षण शुरुआत में हल्के होते हैं, जैसे कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, जिसमें कुछ बर्ड्स फार्म के बीच में मुंह खोलकर सांस लेते दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनने पर खिचखिचाहट और खरखराहट सुनाई देती है। फिर इसके साथ साथ चेहरे पर सूजन भी दिखाई देने लगती है, जिसे कोराइजा कहते हैं। इन लक्षणों का अंत अक्सर मोर्टेलिटी के साथ होता है। कई वायरस और बैक्टीरिया साथ में भी संक्रमण करते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाई देता है। इस बीमारी में किसान आर्थिक रूप से अभूत नुकसान उठाता है, इसलिए सटीक निदान और उपचार बेहद जरूरी हो जाता है। अपने पोल्ट्री फ्लॉक को CRD से बर्बाद होते ना देखें। आज ही रेस्पोज का इस्तेमाल करें। रेस्पोज एक नया और क्रांतिकारी समाधान है, जो पोल्ट्री में CRD द्वारा उत्पन्न आवाज संबंधित समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए बनाया गया है। रेस्पोज रेस्पिरेटरी साउंड की समस्या को रोकने और उसका इलाज करने में काफी प्रभावी है, क्योंकि रेस्पोज ट्रेकिया के गाढ़े म्यूकस को पतला करता है और संकुचित ट्रेकिया को खोलने में मदद करता है, जिससे ट्रेकिया में हवा का प्रवाह सुचारू होता है और साउंड की प्रॉब्लम कम हो जाती है। रेस्पोज का एडवांस फार्मूला पानी में आसानी से घुलने वाले लिक्विड के रूप में बनाया गया है, जिसे पीने के पानी में मिला कर दिया जाता है। रेस्पोज CRD से संबंधित लक्षणों में कमी करता है, रेस्पिरेटरी साउंड को कम करता है, मोर्टेलिटी की दर को कम करने में मदद करता है, एंटीबायोटिक्स के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, और इससे FCR में सुधार देखने को मिलता है। CRD को अपने पोल्ट्री व्यवसाय में रुकावट न डालने दें। अपने निवेश की सुरक्षा करें और रेस्पोज के जरिए अपने पोल्ट्री फ्लॉक के स्वास्थ्य को बनाए रखें। रेस्पोज हर पोल्ट्री फार्म के लिए एक जरूरी सप्लीमेंट है। आज ही मंगाएं। भारत में ब्रॉयलर मांस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रॉयलर व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। परंतु बढ़ती मांग के साथ साथ ब्रॉयलर उत्पादन में नई चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग में 3 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, अच्छी हैचरी का चूजा,
दूसरा उपयुक्त मैनेजमेंट और बीमारियों से बचाव, और तीसरा फीड। ब्रॉयलर की उत्पादन लागत में फीड का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह लगभग कुल लागत का 70% तक होता है। यदि फार्मर फीड को अपने आप बना ले तो कई सारे फायदे उसे हो सकते हैं। जब आप अपना फीड खुद बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को जांच परख कर फीड में मिलाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी के चांस कम हो जाते हैं। अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी होती है तो ग्रोथ अच्छी होती है और लूज ड्रॉपिंग कम होती है। बर्ड्स की इम्यूनिटी बनी रहती है और बीमारियां कम आती हैं। FCR कम आता है और फीड सस्ता बनता है। बाहर के फीड की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती और रिजल्ट एक जैसे नहीं मिलते। अक्सर उसे सस्ता बनाने के लिए लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी ब्रेकडाउन की समस्याएं आती हैं और उसके बढ़ते दाम भी फार्मर के लिए नुकसान का कारण बनते हैं। इसके लिए IMN पायरोफॉस आपके लिए लेकर आए हैं ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स, जिससे आप बेस्ट क्वालिटी का फीड सस्ते दाम में अपने फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मक्का, सोया DOC, खाने का तेल, लाइमस्टोन पाउडर, कैल्शियम फॉस्फेट और IMN पायरोफॉस का ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स। यदि आप अपना फीड खुद बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। हम फीड मिल लगवाने से लेकर पूरी तरह से फीड बनाने और अच्छा FCR लाने के लिए गाइड करते हैं। भारत में ब्रॉयलर मांस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रॉयलर व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। परंतु बढ़ती मांग के साथ साथ ब्रॉयलर उत्पादन में नई चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग में 3 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, अच्छी हैचरी का चूजा। दूसरा, उपयुक्त मैनेजमेंट और बीमारियों से बचाव, और तीसरा फीड। ब्रॉयलर की उत्पादन लागत में फीड का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह लगभग कुल लागत का 70% तक होता है। यदि फार्मर फीड को अपने आप बना ले तो कई सारे फायदे उसे हो सकते हैं। जब आप अपना फीड खुद बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को जांच परख कर फीड में मिलाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी के चांस कम हो जाते हैं। अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी होती है तो ग्रोथ अच्छी होती है और लूज ड्रॉपिंग कम होती है। बर्ड्स की इम्यूनिटी बनी रहती है और बीमारियां कम आती हैं। FCR कम आता है और फीड सस्ता बनता है। बाहर के फीड की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती और रिजल्ट एक जैसे नहीं मिलते। अक्सर उसे सस्ता बनाने के लिए लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी ब्रेकडाउन की समस्याएं आती हैं और उसके बढ़ते दाम भी फार्मर के लिए नुकसान का कारण बनते हैं। इसके लिए IMN पायरोफॉस आपके लिए लेकर आए हैं ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स, जिससे आप बेस्ट क्वालिटी का फीड सस्ते दाम में अपने फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मक्का, सोया DOC, खाने का तेल, लाइमस्टोन पाउडर, कैल्शियम फॉस्फेट और IMN पायरोफॉस का ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स। यदि आप अपना फीड खुद बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। हम फीड मिल लगवाने से लेकर पूरी तरह से फीड बनाने और अच्छा FCR लाने के लिए गाइड करते हैं।